Hello, friends. Today we are discussing about the concept of ionization energy of your chapter number 3 periodic table. In my last lecture, we already explained you about the ionization energy and the trends. Now let's start with this ionization term again. तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ये पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो हमने जो ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी एलिमेंट के या एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है दैट वी हैव टू सप्लाई एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हमने ये कोरिलेट करा था आयनाइजेशन एनर्जी का कि अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो हमने ये फैक्ट निकाला था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे अगर साइज पे कैसे कोरिलेट करते हैं, क्योंकि साइज जितना कम होगा न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज़्यादा ही होगा, होल्ड उसका इलेक्ट्रॉन पर उतना ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है, इसलिए जिसका साइज बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना। अब इसी आयनाइजेशन कंसेप्ट में फिर हमने लास्ट ये पढ़ा था हमने कि किस तरह से जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की मतलब क्या होता है कि जब आप आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन देते हो नाउ, जब उस आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं वो ऑलवेज बी फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। नाउ अब अगर हमें सेकेंड रिमूव करना है देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट आयन विच ऑलरेडी हैज द पॉजिटिव चार्ज। मीन्स अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरा उसमें से निकलेगा जिसमें ऑलरेडी +1 का चार्ज प्रेजेंट है। तो अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है अब सेकेंड टाइम। तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फर्स्ट और थर्ड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सेकेंड। नाउ जब हमने ट्रेंड्स पढ़े तो अब इससे हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं बच्चे। तो यू विल अप्रोप्रिएट दैट द, अब हमने ये पता चल गया कि फर्स्ट जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखी थी कि अगर हमें इन ट्रेंड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करनी पड़ेगी इन दो बातों को। कौन से दो फैक्टर्स, अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन कैसी है, और रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी और अगर रिपल्शन ज़्यादा है तब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by valence electron in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of the shielding or the screening of the valence electron. I have already explained you shielding. What is shielding or screening effect? That इलेक्ट्रॉन, द इनर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चे, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि न्यूक्लियस उसके ऊपर अपना होल्ड, उन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अपना होल्ड पकड़कर ना बैठे। ठीक है। तो ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इंटरवेनिंग कॉर इलेक्ट्रॉन, जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2s इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय 1s इलेक्ट्रॉन। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या जाती है, 1s 2s, न्यूक्लियस 1s 2s। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है किसके ऊपर, 2s पर, वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1s के इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर होल्ड पकड़ने नहीं देते और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जिससे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए नेट पॉजिटिव चार्ज विद इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज। तो जो एक्चुअल में जो चार्ज आता है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जो कितना होना चाहिए था +3 का, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, है ना। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही चार्ज होता है। लिथियम पे जनरली कितने का चार्ज होना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज +3 का, बिकॉज दे हैव द 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो +3 का होना चाहिए था लेकिन इतना हो नहीं पाता। इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल इन द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अगर कंप्लीटली फिल्ड है इनर शेल्स तो शील्डिंग जो हो रही है बड़ी इफेक्टिव होती है। एंड द सिचुएशन अकर इन केस ऑफ एल्कली मेटल, जो सिचुएशन जहाँ पे किस में होती है, एल्कली मेटल पे, जिसमें सिर्फ सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हैं कि वो न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग को या न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ नहीं पहुँचने देता है, आउटर मोस्ट शेल में।
ठीक है। तो हैव सिंगल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोसीड बाय द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अगर वो उस एक को निकाल देगा, एक आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, तो उनके ऊपर क्या आ जाएगी, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ जाती है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, अगर हम पीरियड मूव करते हैं लिथियम से फ्लोरीन पे जाते हैं, अक्रॉस द सेकेंड पीरियड की बात है तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एडेड टू ऑर्बिटल इन सम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि जो इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर रहे हैं लेकिन वो सेम शेल के अंदर, कैसे 2p1 2p2 2p3 2p4, मीन इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर रहे हैं लेकिन सारे किस में एंटर कर रहे हैं, सेम शेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है, क्योंकि सेम शेल में एंटर होने की वजह से न्यूक्लियस अपने होल्ड को उनके ऊपर भी रखती है। तो आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे बेटा, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये सपोज 2p है, तो मैंने क्या करा, लिथियम का बनाया तो 1s2 2s1, उसके बाद बेरिलियम पे गई 1s2 2s2, बेरिलियम के बाद बोरॉन पे गई 1s2 2s2 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, बोरोन के बाद कार्बन पे गई एक इलेक्ट्रॉन और इसमें आ गया, अप टू नाइट्रोजन एक और आ गया, ऑक्सीजन एक और आ गया, है ना, फ्लोरीन एक और आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो एंटर हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए हैं, सेम शेल के अंदर आ गए हैं, तो इसके डिफरेंट शेल में तो गए नहीं, तो जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस कहता है मैं तो इसके ऊपर भी अपना होल्ड पकड़ के रखूँगा, मैं इसके ऊपर भी, मैं इसके ऊपर भी, और मैं इस इलेक्ट्रॉन पर भी, और मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी। तो जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स पर हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ आने लग जाते हैं, इसलिए जो है साइज कम हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। नाउ अब एक केस ये है, दिस इज लिथियम 1s2 2s1, ये एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में। अब लिथियम के नीचे मैं सोडियम पे जाऊंगी, एक और शेल भरूंगी 3s1, उसके नीचे और पोटेशियम पे जाऊंगी तो एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगी, 1 और इलेक्ट्रॉन। तो अब ये न्यूक्लियस कहता है मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अपना फोर्स पूरा अच्छे से पकड़ लूँगा, मैं हो सकता हूँ इसके ऊपर भी कर लूँ, लेकिन मुझे इसके ऊपर होल्ड पकड़ने से पहले इसके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो होल्ड को देखना ही नहीं देते, न्यूक्लियस के होल्ड को पकड़ने ही नहीं देते, किसके ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डलने ही नहीं देते, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा लूजली बाउंडेड हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियस के पकड़ के बाहर हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है। तो दस इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। सो जब भी हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे पीरियड में, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर जा रहा है, तो शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज, शील्डिंग बढ़ती ही नहीं है वेरी मच, तो इसलिए क्या हो जाता है, इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, तो वो कंपनसेट हो जाती है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, दस अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवर वे द शील्डिंग, तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना वो उस शील्डिंग को ओवरवे कर लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर एंड मोर टाइटली बाउंडेड होने लगता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने लग जाती है। लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग इंक्रीजिंगली फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर रहे हैं, लेकिन अब वो डिफरेंट डिफरेंट शेल में एंटर कर रहे हैं। ठीक बात है, न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट शेल में एंटर होने की वजह से अब जो होता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लग जाता है, और इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है ओवर वे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अब लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ओवरवे कर जाता है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा इजी हो जाता है, और हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो देनी पड़ती है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। सो इससे हमें पता चला कि यू विल ऑल्सो नोटिस डैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, अगर हम देखें बोरोन स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम, बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, हाँ जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, अब हम एक लिखते हैं कि भाई बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4। ठीक है, अगर मैं 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 2p1, 5 की लिखती हूँ 1s2 2s2, here in the outermost shell only one electron is present, and here in the outermost shell is 2 electron is present,
हेयर दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा इजी हो जाता है और इसमें से बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, लेकिन बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। तो यहीं से हम एक चीज़ नहीं सीखते हैं बच्चे कि यू विल हैव नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम इवन दो द फॉर्मर हैज़ अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। जबकि हम देखते हैं बोरोन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 5 ही प्रोटॉन मिलेंगे, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है ना। और अगर हम व्हेन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हेन वी कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर देन द पीक। एस बड़े ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं। तो बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा कहाँ से? एस ऑर्बिटल में से। इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन इज अ पी इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको बोरॉन में से निकालना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा? पी में से। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स कितना नज़दीक है वो, न्यूक्लियस का होल्ड किस पे सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किस पे है? 2s पे है, उसके बाद 2p पे है। हेंस 2p ऑफ बोरॉन इज मोर शेल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसके ऊपर शेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेरिलियम देयरफॉर इट इज ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम 2p इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है एज कंपेयर टू द बोरॉन। इसलिए जो बोरॉन का जो कंपेयर किया जाए रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेरिलियम। सो द बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम रादर देन द बेरिलियम। ठीक है। Now another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to नाइट्रोजन। अब यहाँ पे फिर से हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं बच्चे, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी ऑक्सीजन की कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन के साथ। अगेन वी विल यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में डैट इज द 2p3 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2p3। बट इन ऑक्सीजन 2p4। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, जबकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? 2p4। नाउ अब दिस अराइजेज, अब क्यों है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू नाइट्रोजन जो है वो स्मॉलर क्यों है? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिजाइड इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। 3 तो हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में है। ठीक है। 2 ऑफ द 4 2p ऑर्बिटल मस्ट ऑक्यूपाई द सेम 2p ऑर्बिटल। तो अब 2p ऑर्बिटल में है, अलग अलग ऑर्बिटल में है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एग्जैक्टली कैसे हैं आपके? हाफ फील्ड है। तो इसकी सिमेट्रिकल एनर्जी सिमेट्रिकली उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है, सिमेट्री उसके अंदर ज़्यादा जाती है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। और ड्यू टू दिस रीज़न अब एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाउ हेयर योर क्वेश्चन इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट सोडियम, तो पीरियड एलिमेंट्स का दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। सोडियम की है 496, मैग्नीशियम की है 737 एंड सिलिकॉन की है 786। तो इस तरह से 3 है। तो प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम, जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी एल्यूमिनियम की, विल बी मोर क्लोजर, भी किसके ज़्यादा क्लोज होगी? 575 के या 760 के? अब हमें आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहले हम एल्यूमिनियम की देखते हैं। ठीक है। हमारे पास क्या है? सोडियम की, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, हमारे पास क्या है? सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 11, 12 एंड 14। और इन्हीं के बीच में कौन लाई करता है? एल्यूमिनियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 13। ठीक है। सोडियम की है 496, मैग्नीशियम की है 373, जबकि सिलिकॉन की है 786। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें देखें 3s2। Now here 3p1।
एंड हियर 3p2। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी 575 या फिर 760 के बीच में लाई करेगी। नाउ 575 का मतलब एनर्जी कम है, 760 का मतलब एनर्जी ज़्यादा है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की देखी तो वी विल सी दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। भाई उसका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किस में से निकालना है, 3p1 में से, है ना। वो किस में से निकालना है, 3p1 में से। तो अब इसमें क्योंकि वो निकालना बड़ा आसान है बेटा, 3p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि s तो फिर भी पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, लेकिन p दूर हो चुका है। तो अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो बड़ा निकालना बड़ा ईजी है। तो जब ईजी है तो हमें उसके अंदर एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 575। दैट इज़ वेरी मच मोर क्लोज टू 575। नो इट विल बी मोर क्लोज टू द 575 किलो जूल पर मोल। एनर्जी किसके क्लोज होगी, 760 के या फिर 575। तो एल्यूमिनियम की एनर्जी किसके अप्रॉक्सीमेट होगी, 575 किलो जूल के। अब ये ऐसा क्यों, द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन द मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की जो वैल्यू होती है वो लोअर होनी चाहिए मैग्नीशियम के, बिकॉज इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द 3p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3p की जो शील्डिंग इफेक्ट है न्यूक्लियस से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द 3s। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चे अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन को निकालना, भाई बाहर निकालो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए। अब हमें डालना है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के अंदर, निकालते भी आउटर मोस्ट शेल में है, डालना भी आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, और जब निकालते तो भी वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो डालते भी हम किस में हैं, गैसियस स्टेट में डालते हैं। अब निकालने के लिए जो एनर्जी देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब हम डालते हैं उस टाइम पे एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती, वो क्या करती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को किसी एक पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में डालना। मीन्स मोर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more easily will be the more easily will be the addition of electron. now हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप गैसियस एटम में डालते हो, वो भी न्यूट्रल, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द मेजर इन द ईज विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। भाई कितनी एक एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है ना, वो हमें किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कैसे, सपोज ये कोई मेरा एटम है, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करा, बट दिस एटम शुड बी इन द गैसियस स्टेट and X negative charge, ठीक है, and this ion is also in the gaseous state. तो depending on the element the process of adding electron to the atom can be either endothermic और exothermic। जबकि आयनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, एंडोधर्मिक। लेकिन इसका कैसा होता है, एंडोधर्मिक भी हो सकता है, एक्सोधर्मिक भी हो सकता है। एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड, फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी रिलीज होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होती है उस केस में कैसी होती है, नेगेटिव। तो ग्रुप 17 जो है हैलोजन, उसकी सबसे ज़्यादा सीधे अगर आप डाटा देखें तो फ्लोरीन माइनस, हाइड्रोजन -3, लिथियम देखो डाउन द ग्रुप -73 -60 -53, लेस एंड लेस नेगेटिव होती जा रही है डाउन द ग्रुप। लेकिन जब आप पीरियड में जाते हो -60 -141 -328, है ना, मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है पीरियड में। हेलोजन में देखिए, हेलोजन की सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे अटेन ए ओनली वन इलेक्ट्रॉन फॉर अटेनिंग द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उनको इस नोबल गैस को सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेट करने के लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनको मिलेगा ये फटाफट से उसको ले लेंगे और एनर्जी रिलीज़ कर देंगे। तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑलवेज भी नेगेटिव। अब नोबल गैस की देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन आपका ये पूछ जाता है कि नोबल गैस की पॉजिटिव क्यों होती है। वो कहते हैं हम तो पूरी तरह से भरे पड़े हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल हमारी कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर हम कंप्लीटली फिल्ड शेल में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ना, तो फिर हमें देनी पड़ेगी एनर्जी।
क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किस में आती है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल, तो इसमें क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस में लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू ए वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट शेल आ जाएगी, और नेक्स्ट शेल आएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या क्रिएट होने लग जाएगी, रिपल्शन। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एनर्जी इस टाइम पे अब हमें देनी पड़ती है फिर, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज पॉजिटिव आने लग जाती है। तो हमें नोटिस करना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव टुवर्ड्स द अपर राइट एंड पीरियोडिक टेबल प्रोसीडिंग द नोबल गैसेस। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लार्ज एंड लार्ज नेगेटिव होती चली जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। Now the variation in electron gain enthalpy, जो ये वेरिएशन सारी ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स इज लेस सिस्टमेटिक देन फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं होती जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है। जनरल रूल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है आपकी बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड। जनरल रूल देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है मोर नेगेटिव होती है जब हम पीरियड में मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों, पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव क्यों होती चली जाती है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ रही है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। न्यूक्लियस तो वेलकम करेगा जब साइज छोटा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो न्यूक्लियस की अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ईजिली एंटर करता है, इसलिए उनकी वैल्यूज़ कैसी होती चल जाती है, मोर एंड मोर नेगेटिव। इसलिए पीरियड में साइज छोटा होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैंने आपको यह बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती चल जाती है। लेकिन जब हम ग्रुपिंग में जाते हैं तो फिर वो लेस एंड लेस नेगेटिव होती है। अब क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रुपिंग में जाओगे साइज तो इंक्रीज हो रहा है ना। अब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जा रहा है किसके ऊपर, आउटर मोस्ट शेल पे। अब अट्रैक्शन की जगह क्या डोमिनेट हो रही है, रिपल्शन। और जहाँ रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वैल्यूज़ कैसी आती है, लेस एंड लेस नेगेटिव होती चली जाती है। However, electron gain enthalpy of oxygen और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। अब हम देखें अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो मोस्ट एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और द फ्लोरीन, इन दोनों के ही लेस नेगेटिव है रादर देन द सक्सीडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर एन वैल्यू एंड सफर्स रिपल्शंस। क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन में जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एन, क्योंकि स्मॉलर एन की वैल्यू N2 सेकेंड पीरियड में ही तो है, क्वांटम नंबर 2 ही तो है इसका, और साइज छोटा है, तो जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करनी पड़ती है, जो कि ऑलरेडी उस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस वजह, और फॉर द N इज इक्वल टू 3 क्वांटम नंबर, जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, एडिड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लार्ज रीजन इन द स्पेस, उसको जगह मिल जाती है रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए उस पर रिपल्शन कम हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है जो एडिड होती है इसमें, वो स्मॉलर होती है या लेस नेगेटिव होती है, जबकि इस केस में मोर नेगेटिव हो जाती है। सी फ्लोरीन -328, जबकि क्लोरीन में और नेगेटिव होगी -349, ऑक्सीजन -411 और सल्फर में जाता है तो -200। और जबकि हमने पढ़ा ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू मोर इज विल बी द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन की कम है ना, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, रिपल्शन फेस करते हैं वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपके हिसाब से इन चारों की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, ये भाग ढूंढ लिया हमने। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन,
इन चारों का ही देखना है हमने। तो लेट्स स्टार्ट विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर। ठीक है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 17, 16, 15। नाउ अगर मैं इसको ऐसे करूँ, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड हेयर इज फ्लोरीन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, फास्फोरस टू सल्फर टू क्लोरीन, पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाती है ना। तो इसका मतलब क्लोरीन की ज़्यादा पाएगी, सल्फर की उससे कम, फास्फोरस की उसके कम। अब ऐसे जाते हैं फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन की मोर नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप पीरियड में जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम लेस नेगेटिव हो जाएगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्यों, क्योंकि 2p लीड्स टू द ग्रेटर रिपल्शन, क्योंकि 2p पे रिपल्शन ज़्यादा है रादर दैन 3p। हैंस द एलिमेंट्स विद मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन। सबसे ज़्यादा कौन सा है, क्लोरीन, और सबसे लीस्ट कौन सा है, फास्फोरस। So students, I hope you understand this concept of electron gain enthalpy. I hope. Okay, bye bye.